नमस्कार। थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, थोड़ी सीधी, थोड़ी टेढ़ी खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है। ज़िंदगी फुल टॉस है और यही मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम है फुल टॉस है। कई घर निगलने के बाद आती है मदद, भी शहर जलने के बाद आती है। मुनव्वर राणा साहब का ये शेर क्यों सुनाया, आपको समझ में आ जाएगा। अभी बात करते हैं सेंगोल की। सेंगोल ये क्या है? बहुत सारे लोग गूगल कर रहे हैं ये क्या है, कोई मिसाइल है क्या, कोई स्थान है या भूगोल का भाई सेंगोल। गूगल बाबा से पूछते ही गृह मंत्री अमित शाह जी की फ़ोटो आ रही है और नीचे लिखा आ रहा है नई संसद में रखा जाएगा सेंगोल। क्या है ये सेंगोल? तो पता लगा कि ये राजदंड है जिसका संबंध हमारी आज़ादी के समारोह से भी है। और अब तक ये कहानी तमिलनाडु के कुछ लोगों को छोड़कर पता नहीं थी, आज पूरे देश के सामने आ रही है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत मंथन में से कई नई कहानियाँ सामने आ रही हैं। नई संसद में सेंगोल रखा जाएगा। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से लिया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल एक राजदंड होता है। चांदी के सेंगोल पर सोने की परत होती है। इसके ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान होते हैं। सेंगोल की लंबाई भी करीब करीब 5 फीट है और तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य अधीनम से मतलब होता है पंडित पुरोहित, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। इसकी जो कहानी है वो 1947 से शुरू होती है और वर्तमान सेंगोल की कहानी, पुराने सेंगोल की नहीं। राजदंड का जो मतलब है वो होता है राज के द्वारा दिए जाने वाला दंड विधान, मतलब राजा को भी उसका पालन करना है और प्रजा को भी उसका पालन करना है। तो ये जो राजदंड है उसकी कहानी 1947 से आधुनिक भारत में चालू होती है। इस सेंगोल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। सेंगोल विशेष अवसरों पर बाहर ले जाया जाएगा ताकि जनता भी इसके महत्व को जान सके। वैसे सेंगोल ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है। ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनता की सेवा के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये 1947 से कैसे जुड़ता है? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को पीएम बनने से कुछ दिन पहले पूछा कि बताओ आप कि कैसे सेलिब्रेट करोगे आप देश की आज़ादी को। तो नेहरू जी उस समय के स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी जी के पास गए और चूँकि वो मद्रास के सीएम रह चुके थे, उन्हें बहुत सारी बातें पता थी, परंपराओं की पहचान थी बहुत सारी। उन्होंने नेहरू जी को कहा कि भाई राजदंड आपको भेंट करना ठीक रहेगा और ये परंपरा रही है। इसमें राज्य का एक राजगुरु होता है, वो राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। परंपरा ये कहती है कि ये जो है वो अधीनम मठ का होता है। राजगुरु थिरुवदुथुरै अधीनम मठ, वहाँ पर तमिलनाडु की बात है, वहाँ का होता है। तो सी राजगोपालाचारी जी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद माउंटबेटन आपको ये राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। नेहरू जी मान गए और फिर इसकी जिम्मेदारी उठाई उन्होंने, राजगोपालाचारी जी ने, और उसको लाया जाए इसकी व्यवस्था उन्होंने पूरी करी। उस समय मठ के पुजारी वो बीमार हो गए थे तो उन्होंने किसी दूसरे की उसमें ड्यूटी लगाई और कहा कि आप वहाँ से भेजा जाए। तो नेहरू जी ने फिर विमान की व्यवस्था भी कर दी थी, अरेंजमेंट हो गया था। और 14 अगस्त 1947 को 12 बजे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण हुआ। उसके कुछ मिनट पहले ही, लगभग 15 मिनट पहले के आसपास में, मठ के पुजारी ने ये राजदंड मतलब सेंगोल माउंटबेटन को दे दिया। माउंटबेटन ने इसके बाद उसके ऊपर पवित्र जल छिड़का और उसे नेहरू जी को भेंट कर दिया। इस सेरेमनी हो गई, समारोह ख़त्म हो गया। उसके बाद ये संग्रहालय में चला गया और इसको गोल्ड स्टिक कहा जाने लगा। नेहरू जी की सोने की छड़ी के रूप में कहा जाता रहा। अभी जब पीएम मोदी ने राजदंड को ढूंढवाया, अब अच्छा ढूंढवाया क्यों, ये महत्वपूर्ण बात है। ये अमृत काल चल रहा है, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, उस दौरान ये बात निकल कर आई तो पीएम को पता लगी। पीएम मोदी ने इसको ढूंढवाया तो चेन्नई की एक गोल्डन कोटिंग कंपनी ने इलाहाबाद के संग्रहालय मतलब प्रयागराज संग्रहालय के प्रशासन को इसके बारे में बताया
कि ये सत्ता के हस्तांतरण का राजदंड है। 1975 में शंकराचार्य ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया। 1978 में कांची मठ के महापेरियवा पेरियवा मतलब वरिष्ठ ज्ञाता, जिनको सब कुछ नॉलेज है, उनको कहा जाता है। उन्होंने इस घटना को एक शिष्य को बताया। बाद में फिर घटना प्रकाशित हुई। ये वाक़या तमिलनाडु में आज़ादी के अमृत महोत्सव में फिर निकल कर आ गया, और वहाँ से निकल कर आया तो पीएम मोदी के सामने उनकी नज़रों से नहीं बच पाया। अब गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि जब इस सेंगोल की जानकारी पीएम मोदी को मिली तो उन्होंने इसकी गहन जांच के आदेश दिए। इसके बाद तय किया गया कि इसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर पूरे विधि विधान से पीएम मोदी को सौंपा जाएगा, और सौंपने वाले वही होंगे जो 1947 में भी सौंपे थे। 96 साल के हो गए हैं वो तमिल विद्वान जो 1947 में उपस्थित थे। बंगारू चेट्टी वो रहेंगे। चेन्नई में एक ब्रांड भी है वुम्मिडी बंगारू ज्वेलर्स, ये उन्हीं की पीढ़ी का मामला है, वही बनाते रहे हैं। और ये ब्रांड वुम्मिडी परिवार की कब का है, और 5वीं पीढ़ी आज इस बिज़नेस में चल रही है। वो लोग दावा करते हैं कि ये जो सेंगोल नेहरू जी को सौंपा गया था वह हमारे ही पुरखों ने बनाया था, और वो जो 96 साल के हो चुके हैं उन्होंने ही सौंपा था। सेंगोल यानी समृद्धि का प्रतीक राजदंड। वैसे राजा के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है सेंगोल के हिसाब से कि वो आंख बंद करके सभी को निष्पक्ष रूप से या फिर समान रूप से देखे, किसी की तरफदारी ना करे, और जनता से उम्मीद की जाती है कि राजा के नियमों का पालन किया जाए, वरना दंड का विधान है। जो नियम कानून है उसकी बात कही गई है। सेंगोल का जो आधुनिक इतिहास है वो मौर्य काल में भी मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जो सुना है हमने सारी कहानियाँ। चोल साम्राज्य में मिलता है 900 ईस्वी के आसपास। मौर्य साम्राज्य जो है वो 320 के आसपास का मिलता है। गुप्त साम्राज्य भी उसी समय के आसपास करीब 500 के आसपास ये मिलता है, और विजयनगर साम्राज्य भी मिलता है। वैसे ये बहुत पहले भी कहा गया है। हमारे भारतीय परंपरा के हिसाब से राजदंड पर बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को दंड के अनुरूप ही दंड देना चाहिए, इससे व्यक्ति के अंदर भय बना रहता है। परंतु चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि ये ध्यान रखा जाए कि किसी को भी उसकी गलती से ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो कुछ और बात सामने आ जाती है। महाभारत के शांति पर्व के राजधर्मानुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय 15 के अनुसार अर्जुन द्वारा राजदंड की महत्ता का वर्णन किया गया है। उन्होंने युधिष्ठिर जी को कहा था, एक समय उनको समझाया था, तो वैशंपायन जी और उनका बयान था। तो वैशंपायन जी ये कहते हैं कि द्रुपद कुमारी का यह वचन सुनकर अपनी मर्यादा से कभी व्यक्त न होने वाले बड़े भाई महाबाहु युधिष्ठिर का सम्मान करते हुए अर्जुन ने इस प्रकार कहा। अब क्या कहा उन्होंने? अर्जुन बोले, राजन, दंड समस्त प्रजाओं का शासन करता है, दंड ही उनकी सब ओर से रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता है, इसलिए विद्वान पुरुषों ने दंड को राजा का धर्म माना है। जनेश्वर, दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है, वही काम का रक्षक है। अतः दंड त्रिवर्ग रूप कहा जाता है। त्रिवर्ग मतलब 3 वर्ग, 1 2 3, त्रिवर्ग रूप कहा जाता है। दंड से धान्य की रक्षा होती है, उसी से धन की रक्षा होती है। ऐसा जानकर आप भी दंड धारण कीजिए और जगत के व्यवहार पर दृष्टि डालिए। कितने ही पापी राजदंड के भय से पाप नहीं करते, कुछ लोग यमदंड के भय से, कोई परलोक के भय से, और कितने ही पापी आपस में एक दूसरे के भय से पाप नहीं करते। जगत की ऐसी ही स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए सब कुछ दंड में ही प्रतिष्ठित है। बहुत से मनुष्य दंड के भय से ही एक दूसरे को खाते नहीं हैं। यदि दंड रक्षा न करे तो सब लोग घोर अंधकार में डूब जाएं। ये उद्दंड मनुष्यों को दंड देता है, अतः दमन और दंड के कारण ही विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। यदि ब्राह्मण अपराध करे तो वाणी से उसको अपमानित करो। उसमें कहा है यदि ब्राह्मण अपराध करे तो वाणी से उसको अपमानित करना हो। ये तत्कालीन समय है, अर्जुन कह रहे हैं, ये अभी का मामला नहीं है, नहीं तो पता लगा इसी के उठा के और यही सब वायरल हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये तत्कालीन समय में कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मण अपराध करे तो वाणी से उसको अपमानित करना ही उसका दंड है। क्षत्रिय को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर उससे काम लेना उसका दंड है। वैश्यों
से जुर्माना के रूप में धन वसूल करना उसका दंड है, परंतु शूद्र दंड रहित कहा गया है। उससे सेवा लेने के सिवा और कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। प्रजानाथ, मनुष्य को प्रमाद से बचाने और उनके धन की रक्षा करने के लिए लोक में जो मर्यादा स्थापित की गई है उसी का नाम दंड है। दंडनीय पर ऐसी जोर की मार पड़ती है कि उसकी आंखों के सामने पूरा अधूरा सा एक बादल सा छा जाता है, और इसलिए दंड को काला कहा गया है। दंड देने वाले की आंखें क्रोध में लाल रहती हैं, इसलिए उसे लोहिताक्ष कहते हैं। ऐसा दंड जहाँ सर्वथा शासन के लिए उद्यत होकर विचरता रहता है और नेता या शासक अच्छी तरह अपराधों पर दृष्टि रखता है, वहाँ प्रजा प्रमाद नहीं करती। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सभी मनुष्य दंड के ही भय से अपने अपने मार्ग पर स्थिर रहते हैं। दंड मतलब सज़ा। दंड का मतलब सज़ा होता है। हमने देखा हो, हमारे यहाँ भी कलेक्टर जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वहाँ पर एक पद होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी कहते हैं। वो दंड के अधिकारी इसलिए रहते हैं क्योंकि वो दंड देना जानते हैं, किसको कितना दंड दिया जाए। वहाँ कोर्ट लगती है, डीएम की कोर्ट लगती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखा होगा आपने। तो सज़ा होता है इसका मतलब। जब गुनाह किया जाता है तो सज़ा की बात आती है। सज़ा और गुनाह लगभग मेल मिलाप है दोनों का। गुनाह पे से याद आया, राहत इंदौरी जी कहते थे कि नई हवाओं को सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म नहीं करते नहीं, जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते। सज़ा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। हाँ, जुर्म नहीं करते बेचारे तो वैसे ही रहते हैं, बड़े अच्छे रहते हैं, वो जुर्म नहीं करते कम से कम। चलिए अब थोड़ा आगे जाते हैं, बात करते हैं जंतर मंतर पे जो सब कार्यक्रम चल रहा है उसकी बात करते हैं, ब्रजभूषण जी की बात करते हैं। अब इतना कुछ जा चुका है, क्या अब खोने को है? कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी ख़त्म नहीं हुई, नया वाक़या होने को है। पहलवानों और ब्रजभूषण सिंह के दंगल की कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। कहानी में ब्रजभूषण सिंह के बेटे की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते हुए रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, ये सब 1 महीने से ज़्यादा हो गए बैठे हुए। 23 अप्रैल को उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को WFI के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया था। अब ब्रजभूषण सिंह का कार्यकाल खत्म भी हो चुका। WFI के सूत्र बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह छोटे बेटे कर्णभूषण को फेडरेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ब्रजभूषण सिंह के 2 बेटे हैं, प्रतीक भूषण और करण भूषण। बड़े बेटे प्रतीक भूषण यूपी की गोंडा सदर सीट से विधायक है। करण भूषण WFI में वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी यूपी कुश्ती संघ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर करण भूषण सिंह पर सहमति नहीं बनेगी तो फेडरेशन के ट्रेजरर रहे सतपाल सिंह देशवाल अगले अध्यक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं और वो हो भी सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। मेरठ के रहने वाले सतपाल जी और उत्तराखंड कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के दोस्त हैं। पूर्व ओलंपियन जयप्रकाश गुर्जर भी इसी रेस में हैं, वो भी बन सकते हैं, वो भी खड़े हो सकते हैं उस चुनाव में। वे भी बड़े करीबी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के। WFI का चुनाव 4 साल में एक बार होता है। एक व्यक्ति 3 बार या 12 साल से ज़्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता। ब्रजभूषण जी जो है अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, इसलिए वो अब दोबारा इस पे नहीं होंगे, खड़े भी नहीं होंगे वो, क्योंकि उनका कार्यकाल नियमों के हिसाब से ख़त्म हो चुका है। सेक्रेटरी जनरल या कोषाध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 8 साल से ज़्यादा पद पर नहीं हो सकता है, और ऐसा लोग कह रहे हैं अंदर खाने। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 75% फेडरेशन ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है, उनका सहयोग देने को तैयार हैं। इनमें बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान के अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्य और दिल्ली सहित बाकी फेडरेशन भी शामिल हैं, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। वैसे ये जितनी भी फेडरेशन बनी हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद बनी है, हरियाणा को छोड़ते हैं अगर तो, और उन्हीं की सहमति पर स्टेट बॉडी के पदाधिकारी चुने गए हैं, तो वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट का अध्यक्ष चुन सकते हैं। अब WFI के अध्यक्ष बनना है तो हो सकता है उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के ये जो लोग खड़े किए गए थे पहले, वो उनकी सहायता कर दें। हरियाणा कुश्ती फेडरेशन के सेक्रेटरी राकेश कुमार
वो कह चुके हैं कि प्रदर्शन जो हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। वैसे कमेंटरों के कमेंट्स आ गए कि खेलों में मेडल लाते लाते किसी दिन हमारे खिलाड़ी राजनीति के खेल में भी मेडल ले आएंगे। उधर ब्रजभूषण सिंह खिलाड़ियों को मंथरा और कैकेयी बता चुके, जिनके कारण श्री राम जी को वनवास हो चुका। कैकेयी और मंथरा की कहानी सबको पता है और ब्रजभूषण जी को लग रहा है कि वनवास के बाद उनकी कहानी भी श्री राम जी जैसी हिट हो जाएगी। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसमें अग्नि परीक्षा सीता जी को नहीं देनी, राम को देनी है। और ये कलयुग है, यहाँ और भी कई तरह के नए कांड लिखे जाएंगे। बात निकली है तो वाकई बहुत दूर तक जाएगी। खैर, अब सुनाते हैं आपको आज़म खान साहब की बात। एक शेर सुना था, कई घर निकलने के बाद आती है, मदद भी शहर जलने के बाद आती है। ये हमने आपको पहले भी सुनाया था और कहा था कि हम आपको बताएंगे या फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमने क्यों सुनाया है। ये आज़म खान साहब पे फिट बैठ रहा है। उनके लिए एक मदद भरी खबर आ गई, राहत भरी खबर आ गई है, लेकिन वो खबर राहत भरी है लेकिन राहत मिल नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान साहब के लिए राहत की खबर आई है। उन्हें हेट स्पीच के मामले में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। निचली अदालत ने सज़ा दे दी थी 3 साल की, अब ऊपरी अदालत ने खारिज कर दी। MPMLE कोर्ट की ऊपरी अदालत ने इस मामले को आज़म खान ले गए थे ऊपर की अदालत में। 3 साल की सज़ा हो गई थी। इसी चक्कर में विधायकी गई, फिर विधायकी गई, उसके बाद में फिर वहाँ चुनाव भी हो गए। चुनाव हो गए तो फिर उनके जो दोस्त हैं असीम रज़ा वो जीत नहीं पाए, जीत गए आकाश सक्सेना जो कि BJP की थे। अब लोग कह रहे हैं कि क्या ये राहत जो उनको मिली है और उनको बरी कर दिया गया है MPMLA स्पेशल कोर्ट से, 3 साल की सज़ा उनको अब नहीं, मतलब इसमें बरी हो गए हैं वो, तो क्या उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी? ऐसा होने वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि नियम ये कह रहा है कि जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें कोई दूसरी व्यवस्था में लगे हुए हैं ये मामला, क्योंकि अब और ऊपर की अदालत में भी जा सकता है। और उस समय तो आज़म खान साहब के वोट देने का अधिकार भी ख़त्म हो गया था इसके बाद में। वैसे एक शेर याद आ रहा है कि दूर तक बादल छाए थे और कोई साया न था, दूर तक बादल छाए थे और कोई साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। इन दिनों आज़म खान साहब के लिए खुशी की खबर भी खुशी नहीं देती। ये हालात हैं, 90 करीब मुकदमे हैं उन पे, और बकरी चोरी, भैंस चोरी, और एक तो नारकली टाइप दीवार में से किताबें निकलने वाली भी बात है। किताबें निकल रही थी, जैसे दीवार में चुनवा दिया था ना, वैसे किताबों को चुनवा दिया गया था। वो उनकी जो यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी की बात है। किताबें भी ऐसे वैसी नहीं थी, बेशकीमती संरक्षित किताबें थी और उनका संबंध मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम मज़हब से था। किसी वक्त आज़म खान अपने अफसरों से कहते थे कि जूते साफ़ करवाएंगे, दूसरों से भी कहते थे, जो इधर उधर के अफसर होते थे उनसे भी कहते थे, रौब दिखाते थे उन पे। लेकिन आजकल बुरे हाल चल रहे हैं, मजहबी बातें कर कर के लोगों में भी हवा भर रहे हैं कि वोट दे दो, लेकिन दुख के बादल साफ़ नहीं हो रहे हैं। कभी जूते साफ करवाने की बात करते थे, लेकिन अपने दुख के बादल साफ़ नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि इंसान को कभी अति नहीं करनी चाहिए, हर पद की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। आज है, कल हुई हुई ना हुई, छाँव हर पल हुई हुई ना हुई। इसलिए कहते हैं फ़ायदे में रहोगे कब, जब कायदे में रहोगे। चलिए आगे की बात करते हैं। रोज़ रोज़ घर वाले मोबाइल उठाकर हमको बता देते हैं, ये रखो, मोबाइल रखो, साइड में रख दो, उठा, कभी कभी तो छीन लेते हैं। मम्मा पापा दादा दादी कोई ना कोई टोक देता, अरे इतना मोबाइल मत देखा करो। आज लेकिन बड़ी संतुष्टि हुई है सुनकर कि UPSC टॉपर कितनी पढ़ाई करते थे लेकिन मोबाइल देखना उसने कभी छोड़ा नहीं। मोबाइल के दुश्मनों सीखो, काश मुझे भी मोबाइल की लत न छुड़ाते तो हम भी कलेक्टर बन जाते। हमारे मोहल्ले के कुछ आवारा टाइप के लड़के इस तरह बोलते हुए पाए गए हैं। इशिता किशोर UPSC ऑल इंडिया की टॉपर, उनका कहना है कि वो फिल्में बहुत देखती हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रही हैं, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के दौरान भी एक्टिव रहीं। हम तो कह रहे हैं कि इन दिनों सबसे ज़्यादा धंधा कोई चमक रहा है तो वो है रील बनाने का। बंदे के अकाउंट में $2 भी आ जाएं तो लगता करोड़ों की लॉटरी लग गई है। रील बनने के बाद में हाल ये होता है, जिसको देखो वो रील बना रहा है। अच्छा, जहाँ जाने की जगह नहीं है वहाँ भी पहुँच रहा बंदा, ऐसी ऐसी जगह पहुँच रहा है, उस चक्कर में कहीं और भी पहुँच रहा है। वो वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब अति उत्साही लोग कुछ भी कर रहे हैं। एक ने तो सुसाइड का अटेम्प्ट कर दिया, पुलिस को लगा सच कर लिया है इसने, पुलिस पहुँची देखा केवल रील बन रही थी।
ये खेल चल रहे हैं, बड़े गजब गजब खेल चल रहे हैं। वैसे इशिता ने कहा कि सोशल मीडिया दोस्तों से जुड़े रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे लर्निंग भी होती रहती है। मैं तो OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी मूवी भी देखती हूँ, ऑनलाइन इंटरनेट पर काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, लेकिन एक दो वेबसाइट को चुन लो और उनको फॉलो करो, ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करो। इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करो, इसका मतलब है रेशनल तरीके से मोबाइल का उपयोग करना है। उनको शुरुआती 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स एग्ज़ाम उनका निकल नहीं पाया था, बहुत मुश्किल था, तो लोग बोलते थे उनको कि भाई निकला ही नहीं, तो उनको बड़ी निराशा होती थी। आज वो कह रहे हैं कि मैं खुशकिस्मत थी कि दोस्तों और परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया, एहसास दिलाया कि मैं UPSC क्रैक कर सकती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि मैंने पहले नहीं सोचा था कि पहली रैंक आएगी, मैंने टारगेट ही कर लिया था कि पहली ही रैंक आनी चाहिए। जब हम टारगेट ही नंबर 1 बनाएंगे तो हम हासिल करने के लिए उसका पीछा भी करेंगे। ये कहना है इशिता किशोर का। वैसे वो फिल्में भी बहुत देखती हैं, तो फिल्म देखने वाले भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि घर वाले तो बोलते रहते हैं कि फिल्म देखते रहते हो, वेब सीरीज देखते रहते हो, लगे पड़े हो। तो इशिता किशोर ने हम सबको ये रास्ता दिखा दिया है कि फिल्में देखनी चाहिए, लेकिन कौन सी देखनी चाहिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में गजब गजब सवाल पूछते हैं, फिल्मों से संबंधित भी सवाल पूछ लिए। बताइए आपने कौन सी फिल्म देखी? तो एक ने कहा मैंने झुंड देखी, झुंड में किस तरह से अमिताभ बच्चन टीम बनाते हैं और फिर जीतते हैं, ये सब बताया। फिर एक ने कहा मैंने छपाक देखी, छपाक में क्या हमको मिला ये बताया उसने। वैसे इंटरव्यू में जो सवाल होते हैं ना, बड़े गजब गजब पूछते रहते हैं। कभी पूछते हैं वो कि ऐसा कौन सा जीव है जो सर कट जाने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है? अब जवाब सोच के देखो, सोचो सोचो सोचो। कॉकरोच है ऐसा। फिर पूछते हैं गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, लेकिन ऐसा कौन है जो दोनों देता है? सोचो सोचो सोचो। दुकानदार, अरे अंडा भी रखता है और दूध भी रखता है। फिर वो पूछते हैं कि रेलवे में जो W/L बोर्ड लिखा रहता है, कभी द रे, ओ रे, मरे, ये सब लिख रहता है, इसका क्या अर्थ होता है? वो सब बताना पड़ता है उसका जवाब। W/L का मतलब होता है कि वहाँ जो ड्राइवर है उसको हॉर्न बजाना है। दरे मतलब दक्षिण रेलवे, उरे मतलब उत्तर रेलवे, और मरे मतलब मध्य रेलवे। मरे मतलब यही नहीं कि मरे वो उससे मरना है किसी को, ना, मध्य रेलवे। सवाल ऐसे ऐसे भी आते हैं कि कौन सा जीव पानी में रहते हुए पानी नहीं पीता। सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, मुझे याद है वैसे क्योंकि हमको याद है ये, हमको पता है ये मेंढक है ये। एक बात और भी कि कौन सा जीव है जो अपनी नींद टाल सकता है? कौन है आप सोच के बताओ। और एक तो ऐसा सवाल है जो शायरों को बड़ा प्यारा लगेगा ये, किस ग्रह के पास 2-2 चांद हैं? मंगल के पास हैं वैसे, हमारे घर में भी लेकिन एक चांद है। जिनकी शादी हो चुकी है वो उसी को अपनी वाली कोई चांद समझ ले, उसी में सेटिस्फेक्शन रखे, इधर उधर मुंह ना मारे। नहीं छत पे निकला चांद, इधर चांद गायब हो जाता, नहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है मामला। वैसे हम भी आपसे एक सवाल पूछते हैं, यही सोच लीजिए आपकी ये इंटरव्यू का सवाल है, अपने मोबाइल को पत्नी की पहुंच से बचाने के लिए क्या किया जाए? वो भी तब जब पासवर्ड पत्नी को पता हो, या पत्नी को पासवर्ड बताना हो, क्योंकि उसको ये भी दिखाना है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। आई लव यू टू रोज बोलना है ना, इसीलिए वो तो करना पड़ेगा ना। अब किसी को UPSC करनी हो तो इस सवाल का जवाब ढूंढ के बताना, और जवाब ढूंढ के बताना तो समझ जाना कि भाई हाँ, आप UPSC के इंटरव्यू के लायक बन चुके हो। या फिर इस सवाल का जवाब दे दो कि शादियों में फूफा को मनाने के तरीके क्या क्या हैं। इन दिनों शादियों का दौर चल रहा है और फूफाओं का रूठने मनाने का दौर जारी है। पता लगे कि कैसे मनाना है तो हमको ज़रूर बताना। चलिए हम चलते हैं, थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, थोड़ी सीधी, थोड़ी टेढ़ी, खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है। ज़िंदगी फुल टॉस है और यही मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम ही फुल टॉस है। जय हो।